हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एथिक्स का। इससे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो केस स्टडी होती है जो हमारे लिए फिर पेपर 4 में दर्शन शास्त्र में पूछी जाती है, किस किस टाइप के केस स्टडी के मैटर आ सकते हैं, हमको कैसे कैसे मैटर सॉल्व करना चाहिए। वैसे मोस्टली मैं आपको वीडियो में भी कवर करा चुकी हूँ और अपने नोट्स में भी जो मैं आपको दे चुकी हूँ, और भी एग्ज़ाम तक मैं बहुत सारी केस स्टडी दे दूँगी ताकि आपके पास एक बहुत अच्छा खासा मटेरियल हो जाए। बस उन्हें ही सॉल्व करके जाइए। लेकिन जो लोग मेरे नोट्स नहीं ले पाए हैं या जो लोग दूसरे स्टेट के पीसीएस कर रहे हैं या यूपीएससी की कर रहे हैं, तो उनके लिए ये, या स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि केस स्टडी किस किस टाइप की होती है। तो वो हम आज अपनी वीडियो में करेंगे। तो चलिए करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस मिल सके। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। देखिए, केस स्टडी के मामले, ये हम पहला मामला पढ़ रहे हैं। ये नैतिक दुविधा मैंने इसलिए लिखी है कि हमको जब हम वर्डिंग यूज़ करते हैं केस स्टडी सॉल्व करते समय, तो हमको किस किस टाइप का, हमारे सामने कौन कौन सी नैतिक दुविधा आती है, तो हम यूज़ करते हैं कि हमारे सामने ये नैतिक दुविधा आ गई जिसके चलते हमको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कौन कौन सी नैतिक दुविधा आ सकती हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले हम प्रकार देख लेते हैं ना। तो पहला नॉर्मल टाइप होता है, जैसे कि कोई लोगों ने संगठित अपराध किया हुआ हो मिलकर। बेरोजगारी, मेन केस बेरोजगारी के चलते किसी ने कोई अपराध कर दिया हो। छुआछूत, अतिवाद व आतंकवाद, जनजातीय मुद्दे, शिक्षा स्वास्थ्य का निम्न स्तर, शोध, सांप्रदायिकता, आरक्षण, राजनीति का अपराधीकरण, पलायन। ये सभी जो कारण हैं, ये सभी मुद्दे जो हैं केस स्टडी में आते हैं। दूसरा आता है भ्रष्टाचार, असमानता, पक्षपात, भाई भतीजावाद, लोगों में संवेदनशीलता की कमी। लोगों में संवेदनशीलता की कमी, भाई भतीजावाद, पक्षपात, असमानता, भ्रष्टाचार, ये एक मेन टॉपिक है जो अक्सर केस स्टडी में, अक्सर जो पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हमारे पास नैतिक दुविधा कौन कौन सी आ जाती है। निजी हित बनाम सार्वजनिक हित। जैसे कि हमें कोई मैटर दिया हो सॉल्व करने, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं आप, अब वहाँ पे आपका कोई एक अधीन एक कर्मचारी है और वो बहुत अच्छा काम करता है, और लेकिन वो सभी लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको उसके खिलाफ़ कोई कार्यवाही आती है, तो अब आप वहाँ दुविधा में ये पड़ जाते हो कि यार ये मेरे लिए तो अच्छा है और ये दूसरे, तो यहाँ पे ये निजी हित बनाम सार्वजनिक हित, तो यहाँ पे ये निजी हित सार्वजनिक हित पर भारी भी पड़ जाता है। दूसरा है न्याय बनाम वफादारी। न्याय बनाम, या तो हमें किसी को हमें न्याय दिलवाना है, किसी के खिलाफ़ हमें न्याय, और उस जिसके खिलाफ़ हमें दिलवाना है वो आपके साथ बहुत वफ़ादार है, तो आप यहाँ पे आपके साथ एक नैतिक दुविधा हो जाएगी। समानुभूति, आपको किसी के प्रति एक दुख का अनुभव है कि इसको ये पीड़ा है और फिर भी आपको उसको किसी मामले में दोषी बताना है, तो वो आपकी यहाँ पे समानुभूति का मामला आ जाएगा। समानुभूति बनाम नियम पालन। भाई नियम, आप किसी के प्रति अनुभूति कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको कोई नियम पालन भी करना है, तो वहाँ आपके साथ ये नैतिक दुविधा आ जाएगी। निजी संबंध बनाम सत्यनिष्ठता। वही आपके से किसी के साथ निजी संबंध है, लेकिन आपको और उसके खिलाफ़ कोई कार्यवाही आती है जो आपको सत्यनिष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, तो वहाँ पे यहाँ और वहाँ बहुत अच्छे संबंध हैं आपके साथ उसके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे आपको नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी नैतिक दुविधा है जो आपको सामना करना पड़ता है, और इन सभी का वर्डिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। ये केस स्टडी का मामला एक हो गया। अब हमारा दूसरा केस स्टडी का जो मामला है वो है कि जैसे कि यौन हिंसा, लिंगानुपात, महिला शिक्षा, दहेज, घरेलू हिंसा, संपत्ति का अधिकार, पितृसत्ता, ट्रांसजेंडर से संबंधित मुद्दे, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण। इसके बाद लैंगिक व बच्चों से संबंधित मुद्दे, ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि आप एक कहीं पे पदस्थ हैं और आप वहाँ देखते हैं कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई मजदूरी कर रहा है या कारखाने में लगा है, तो और जिस कारखाने में लगा है उनसे आपके बहुत अच्छे संबंध हैं,
आप वहाँ उस कारखाने में जाते हैं कोई अच्छे काम के लिए मिलने के लिए, वहाँ आप देखते हैं कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या डिसीज़न रहेगा। इस प्रकार से आते हैं। घरेलू हिंसा का कोई मामला आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे। महिला शिक्षा से संबंधित कोई आता है, यौन हिंसा से संबंधित कोई आता है, कोई तलाकशुदा महिला है या आप एक तलाकशुदा महिला हैं और आप अकेली रहती है अपने बच्चे के साथ और आपके साथ कोई एक केस आ जाता है, कोई गुंडों का केस आ जाता है, आपको उसको सॉल्व को, तो आप वहाँ पे डर के रह जाती हैं, अपना खुद का स्वार्थ देखती हैं और आप उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेती हैं, तो ये आ जाएगा। ट्रांसजेंडर से संबंधित मुद्दे आ जाएंगे। इसके बाद पर्यावरण से संबंधित मुद्दे भी आ सकते हैं, जैसे कि जैव विविधता का ह्रास, प्रदूषण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, मरुस्थलीकरण, तो ये आपके पर्यावरण से संबंधित मुद्दे भी आ सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रशासन से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे कि योजना का अप्रभावी क्रियान्वयन। कोई योजनाएं कुछ दी गई हैं आपको और आपको अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर उसको सॉल्व करना है, और कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि आपको पता है कि ये जनता के लिए सही नहीं है, या ये बोलो कि आप योजनाओं का कार्यान्वयन आपको और आपके अधीनस्थों को दिया गया है और आप उसका सही से पालन नहीं कर रहे हैं और आपको पता है कि हम इनका अगर सही से पालन नहीं करेंगे तो जनता के साथ इसका बुरे परिणाम हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एक मुद्दा आ जाता है। तो प्रभावी लाल फीताशाही जो लाल फीताशाही है, कभी कभी राजनेताओं के चक्कर में उनको अपने जो निर्णय ले सकते हैं वो नहीं ले पाते हैं, उनको नेताओं से भी बना के रखना पड़ती है और अपने जनता के हित में भी काम करना पड़ता है, तो इस तरीके के मुद्दे आ जाते हैं। राजनेता व अधिकारियों के हितों के बीच टकराव, ये मेन मुद्दा आ जाता है कि कोई राजनेता है, कोई योजना है और किसी राजनेता ने आपको बोला है कि ये वाला जो पैसा है यहाँ लगाना है और जो ये ज़मीन है गरीबों की ये लेना है और यहाँ पे ये टेंडर है, ऐसा कुछ, और आपको ये लगता है कि नहीं यार ये तो गलत है और इससे लोगों का नुकसान होना है, तब आपके और उनके राजनेता व उनके टकराव, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। इस तरह का मुद्दे आ जाते हैं। पुलिस सुधार, स्मार्ट पुलिसिंग, ये मुद्दे आ जाते हैं कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं और आप अगर अधिकारी हैं तो कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं, तो इस तरीके से मुद्दे पूछे जा सकते हैं। और कोई दहेज का मुद्दा आया है आपके सामने तो आप किस स्थिति में उसको हैंडल करेंगे, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है कि बहुत अच्छे वर्डिंग का यूज़ करना है। जितने अच्छा आप वर्डिंग का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको नंबर मिलेगा। जैसे कि मैं एक आपको केस बताती हूँ कि आपकी एक नियुक्ति कोई एक ज़िले में हुई है, आपकी डीएसपी के रूप में एक नियुक्ति हुई है, वहाँ पे आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न होता है और इसके मामले आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि उस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं बाहर जाने से कतरा रही हैं। उस स्थिति में आप क्या करोगे। कुछ मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बावजूद भी सबूतों की अपर्याप्तता के कारण, मतलब सबूत नहीं मिले और जिसके कारण दोषी बच निकले, आपके अधीनस्थ अधिकारी मौके पर त्वरित न्याय के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करेंगे। आप क्या करेंगे। इस प्रकार की जो संबंधित है ये महिला हिंसा, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इन पे बहुत ज़्यादा गौर करना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मतलब ये मेरे बताने का मकसद है कि आप इन पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। एक और जैसे आता है कि आप एक अच्छी पढ़ी लिखी युवती हैं और पेशे से सिविल सेवक हैं, आपकी नियुक्ति एक जिलाधिकारी बन जाते हैं, आप जिलाधिकारी बन जाती हैं और ऐसे ज़िले में आपकी पोस्टिंग होती है जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है, वहाँ पर जाति-वाति के झगड़े होते रहते हैं और आप अपनी ईमानदारी की छवि के लिए जानी जाती हैं, जन कल्याणकारी के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि उनका निजी हित आपके कार्यों से को प्रभावित होता है। तथापि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कार्य से असंतुष्ट हैं, क्योंकि आप अपना निजी हित आपके कार्यों से, क्योंकि आप उनको नहीं सोचती, अपनी छवि में बनाने में लगी हैं। आप उसी क्षेत्र के महाविद्यालय में कार्यरत एक कोई व्यक्ति है, उससे प्यार करने लगती हैं और उससे विवाह करने की इच्छा रखती हैं। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से जानते हैं और दोनों के विचार भी काफ़ी मिलते हैं, परंतु यह युवक दूसरे धर्म का है। आपके परिवार वाले भी आपकी इस इच्छा के विरुद्ध हैं। आपके विरोधियों को भी जब इसकी जानकारी मिलती है तो भी इसका दुष्प्रचार करते हैं। कई धार्मिक नेता भी इसका विरोधों का सामना आपको करना पड़ता है
और कई इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अपने निजी और सार्वजनिक मामलों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? आपके पास उपलब्ध विकल्पों के गुण दोषों की चर्चा कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के जो केस स्टडी के मामले आपके सामने आ सकते हैं, इसका आपको बहुत ध्यान से कि आप क्या कर सकते हैं दोनों में संतुलन बना रखें कि तो आपका सबसे पहला क्या निष्कर्ष होगा, क्या डिसीज़न होगा आपके पास सामने। सबसे पहले चुनौती क्या होगी? सबसे पहली चुनौती आपके सामने ये होगी कि आपको निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाना है और कि विरोध और दुष्प्रचारों को महत्व नहीं देना है और जन कल्याण कार्यों को पूरी तत्परता से करना है, सार्वजनिक दायित्व को महत्व देना है, निजी हित को महत्व नहीं देना है। तो इस प्रकार से क्या आप कर सकते हैं? कैसे निजी और दोनों संतुलन सार्वजनिक के बीच संपर्क स्थापित करेंगे? लोगों को उनकी योजना और विचारों से अवगत कराएंगे, सांप्रदायिकता की जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से हम इन जो केस स्टडी है उनको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं तो मैं मंथ में 2-3 केस स्टडी आपको लेके आती ही हूँ और परसों मंगलवार को मैं एक और केस स्टडी इसी से संबंधित लेके आऊँगी, आपको घरेलू हिंसा से संबंधित। तो आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे लिखना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे नोट्स के बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ। ये फ्रेंड्स मेरी सॉफ्ट कॉपी के नोट्स है, 5200 रुपये का है। इसमें मध्य प्रदेश स्पेशल इंक्लूड है, अलग से लेना हो तो 1300 रुपये का है और ये 8500 रुपये का। ये सभी नोट्स हार्ड कॉपी में हैं आपके लिए और हैंड रिटन है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। इनके साथ आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ निःशुल्क मिलेगी। तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ये इसकी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 6260190944 है। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके।